हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको क्लास 10th से जो परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं विज्ञान के, जीव विज्ञान से, ठीक है, पोषण प्लस प्रश्नोत्तर से, वो मैंने यहाँ पे कुछ 30 प्रश्न नहीं 20 प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है, जो आपको हम कराएंगे। इसमें आपका यहाँ से अतुलोत्तरीय और वो विकल्पीय दोनों हो जाएगा। चलिए हम पहले प्रश्न पे बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत क्या होता है? मुक्त O2, तो इसमें पहले आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो कहाँ से निकलती है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल के द्वारा जो होता है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे प्रश्न पे बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सुपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश या ये सभी लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हो गया। तीसरा प्रश्न है यकृत स्रावित करता है, कह रहा है यकृत स्रावित करता है। तो क्या स्रावित करता है? लार, अग्नाशय रस, जठर रस, पित्त रस। तो जो यकृत होता है वो पित्त रस स्रावित करता है और जिसका संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ पे होता है? संचय पूछा जाए तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इस पे। प्रश्न नंबर चौथे, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तब भी आप बताएंगे क्या होती है? 20 होती है, ठीक है। और द्विवार दंती, अगर बात करें द्विवार दंती की संख्या कितनी होती है, तब भी कितनी होती है? 20 ही होती है, यानी 2 बार निकलने वालों की संख्या। तो आप प्रश्न जो भी पूछा जाए आप यहाँ से पूरा कर ले जाएंगे। अगर आप सही ढंग से यहाँ से पढ़ लेंगे तो पेपर में कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए परिचय प्रश्न पे हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि जठर रस निकलता है, यानी जठर रस कहाँ से निकलता है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय भित्ति से, दूसरा है क्षुद्रांत भित्ति से, तीसरा है अमाशय भित्ति से, या चौथा ऑप्शन कह रहा है यकृत भित्ति से। तो मैं आपको बता दूं जठर रस जो निकलता है वो अमाशय भित्ति से निकलता है, ठीक है। अगर बात करें जठर रस कौन कौन है, अगर यही पूछा गया कि अमाशय में कौन कौन से रस पाए जाते हैं या कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं पेप्सिन, क्या है? पेप्सिन, रेनिन और एमाइलेज, ये सब एंजाइम किस में पाए जाते हैं? अमाशय में पाए जाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय है, यकृत है, पीयूष है, थायराइड है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत क्या स्रावित करती है? पित्त रस करती है, जिसका संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। इसमें कह रहा है अमाशय या जठर रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो अभी आपको मैंने बताया रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, यानी ये तीनों पाए जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं पाया जाता है, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशयी रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अग्नाशयी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम बात करें प्रश्न नंबर 8वें की। प्रश्न नंबर 8वें की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किसमें होता है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किसमें होता है? तो मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन है मुखगुहिका में, ग्रासनली में, अमाशय में या आंत में। तो इसमें प्रोटीन का पाचन देख लीजिए आप। प्रोटीन का पाचन है, प्रोटीन पाचन कहाँ पे होता है? अमाशय में होता है। कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी कौन से एंजाइम, यानी किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। और अमाशय में वसा का भी पाचन होता है। कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज करता है। और दुग्ध प्रोटीन का भी पाचन कहाँ पे? अमाशय में होता है। कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम करता है। चलिए यहाँ से मैं एक बात और बता दूं कि मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे बात किया जाए मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मुख में टाइलिन क्या पाया जाता है? टाइलिन या फिर एमाइलेज क्या पाया जाता है? टाइलिन, ठीक है। क्या पाया जाता है? टाइलिन या फिर एमाइलेज पाया जाता है, जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर प्रश्न यहाँ से पूछा गया, अगर प्रश्न यहाँ से दोबारा अगर क्या कहते हैं प्रश्न चेंज कर दिया जाए इसको, तो अगर कहा जाए कि मनुष्य में सर्वप्रथम पाचन
प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है एमाइलेज या टाइलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है, हमारे मुख से ही। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है उसमें जो टाइलिन एंजाइम है वो मंड को शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। जिसलिए हमें क्या, रोटी अगर हम वैसे खाएं, अगर चीनी या गुड़ कुछ ना लें, तब भी हमें काफ़ी दिन अगर देर बाद अगर कूचते रहेंगे तो हमें मीठी लगने लगती है, यानी किसमें बदल जाती है, शर्करा में बदल जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न से बात करते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पढ़ ले यहाँ से अगर पढ़ लिए तो विज्ञान के आपके क्वेश्चन जो हैं छूटेंगे नहीं कहीं से। ठीक है, इसमें 9वां प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसमें पहला है 20 या 3 या 4 या 32। तो मनुष्य में कितने प्रकार के, प्रकार अगर पूछा गया तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, तो कौन कौन है वो 4 प्रकार के दांत, कौन कौन से। पहला है कृंतक। क्या है, कृंतक। आप कॉपी में नोट करते चलिए। पहला क्या है, कृंतक। ठीक है, और दूसरा क्या है, रदनक। तीसरा है अग्रचर्वणक और चौथा है चर्वणक। ठीक है, अगर मनुष्य में पूछा जाए अस्थाई दांत कितने हैं तो 20 हैं। टोटल दांतों की संख्या पूछा जाए तो 32 हैं। अगर बात किया जाए शिशुओं में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो जो ये 20 होते हैं यानी अग्रचर्वणक, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, 20 नहीं यानी अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं शिशु में। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10वें की, प्रश्न नंबर 10वां हमारा है। ठीक है, मनुष्य में कुल कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो मनुष्य में कुल पूछी गई है। क्या पूछी गई है, कुल। तो इसमें कुल 6 होती हैं। अगर जोड़ी में पूछी जाए तो 3 होती हैं, जोड़ी में होती हैं तो 3 होती हैं। ठीक है, अगर 3 होती हैं जो जोड़ी में होती हैं, यानी कि जो होती है कर्णपूर्व होती है, अधोहनु होती है और अधोजिह्वा, यही 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जोड़ी में पाई जाती हैं। अगर कुल पूछा जाए तो 6 होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसमें कह रहा है लार में उपस्थित पदार्थ जो भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, मुख में लेते हैं, तो कुछ जीवाणु भी भोजन में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, तो वहाँ पे भी हमारा जो एंजाइम है कोई ना कोई कहीं ना कहीं मतलब कार्य करता है, जिससे क्या हो कि जीवाणु मर जाएं। तो इसका आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, यह जीवाणुओं को मुख में ही मार देता है। अब हमारा प्रश्न नंबर क्या है, 12वां। प्रश्न नंबर 12वां क्या कह रहा है कि देखिए आप लोग, किस श्वसन में, क्या कह रहा है, किस श्वसन में, कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या कह रहा है, किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रश्न क्या है, किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सी श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किस में होती है, ऑक्सी श्वसन में होती है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कितनी प्राप्त होती है, तो 6773 6773 क्या किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और अनाक्सी श्वसन में 27 किलो कैलोरी, कितनी, 27 किलो। और किण्वन में भी 27 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी सर्वाधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, ऑक्सी श्वसन में। श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और फिर अनाक्सी श्वसन। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन। इसी को वायवीय और अवायवीय भी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑक्सी श्वसन। इसमें बताया गया ऑक्सी श्वसन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अनाक्सी श्वसन ये जीवाणुओं, कवक और ईस्ट में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, क्या बात करें 13वें प्रश्न में, मनुष्य के नासा मार्ग से अंदर आने वाली वायु के ताप एवं नियम के कार्य में सहायक झिल्ली है। नासा झिल्ली, श्लेष्म कला या नासा बेस या कोई नहीं। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा श्लेष्म कला। श्लेष्म कला झिल्ली से एक श्लेष्म रस निकलता है, जो क्या करता है, वायु अगर गर्म वायु है तो उसको नॉर्मल कर देता है, ठंडा कर देता है, ठंडी है तो उसको हल्का गर्म कर देता है, तभी हमारे फेफड़े में वायु फिर सीधे प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, श्लेष्म झिल्ली। ठीक है, चलिए हम प्रश्न अगला देखते हैं कि कौन सा है हमारा 14वां प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। तो श्वास नली की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कितनी होती है, 10 से 12 होती है। अगर कहीं कहीं 15 से 18 भी रहती है दूसरे बुक में, लेकिन एनसीईआरटी मान्य होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो प्रश्न लिए हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी से ही उठाए हैं, जो आपको सही रहे। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 10 से
12। अगर इसका श्वास नली की व्यास पूछा जाए, अगर व्यास पूछा जाए, लंबाई में न रहे, व्यास दिया रहे, तो इसका 1.5 से 1.5 से 2.5 होता है इसका व्यास। ठीक है, इस श्वास नली के लिए व्यास कितना होता है आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, प्रश्न क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है कि स्क्रीनशॉट आप लोग इस वीडियो का ले लीजिएगा। ठीक है, अगर हम टिक लगाते हैं तब आप ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल इसी नाम से ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वहाँ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप लिंक से जाकर ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें लिखा है हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है उत्सर्जन में, दूसरा कह रहा है श्वसन में, तीसरा कह रहा है पाचन में, चौथा कह रहा है वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो श्वसन में क्या कहते हैं भूमिका निभाता है। ठीक है, किसमें भूमिका निभाता है, श्वसन में। अगर हम बात करें कि रक्त यानी कि खून का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 16 है, अब आईबीए या अनाक्षी श्वसन में निर्गत ऊर्जा की मात्रा है प्रति ग्लूकोज में। तो अभी आपसे मैंने बताया था कि अनाक्षी श्वसन में कितना होता है, किलो कैलोरी, 27 किलो कैलोरी। ठीक है, अगर किण्वन में भी पूछा जाए तब भी 27 किलो कैलोरी। ठीक है, लेकिन आक्सिस में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है 673। ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, और पूछा जाएगा भी। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न पे हम बात करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 18वां है। प्रश्न नंबर क्या है, 18वां है। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, डीएनए को, आरएनए को, एटीपी को, या फिर एडीपी को। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एटीपी को। चलिए हम चारों विकल्प पे पूरा फुल फॉर्म समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा नाम पूछा जाता है। अगर डीएनए की बात करें डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, और बी का हो जाएगा आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और तीसरा का एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हो जाएगा, और एडीपी का क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाईफास्फेट। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर घर पे नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। जिसके पास बुक नहीं है या फिर कह सकते हैं ये पढ़े नहीं है अभी तक। चलिए हम अगली प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 19। ठीक है, इसका आपका 18 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, एटीपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19 की, इसमें कह रहा है स्वर रज्जु किस में होता है। पहला कह रहा है ग्रसन में होता है, कंठ में होता है, फेफड़े में होता है, श्वास नली में होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, स्वर रज्जु की अगर बात किया जाए तो किस में होता है, कंठ में होता है। यानी कंठ अगर सीधे, यानी किसी हम शब्द को जब बोलते हैं तो कंठ से जब निकलती है वायु, यानी सीधे आके बाहर निकल आई तो उसे हम स्वर कहते हैं। और कंठ से झंकृत होकर अगर निकले तो वही क्या हो जाता है, तालु, इसमें टच कर जाता है। ठीक है, तो स्वर रज्जु की बात की जाए तो कंठ होगा आपका राइट जवाब। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 20वें प्रश्न पे, और आखिरी प्रश्न। लेकिन इसमें ये देखिए मैंने कुछ श्वसन अंग दिए हुए हैं, इसको भी ध्यान से हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैंने कुछ परिभाषाएं भी रखी है कि आपका अतिलघुत्तरीय भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से क्या ग्लाइकोलिसिस के दौरान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना भी है। निम्न में से क्या ग्लाइकोलिसिस के दौरान होता है। पहला कह रहा है प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 बनना, वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु O2 को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना, या ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। अगर हम बात करें ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन जो है पहले मैं बता दूँ, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। लेकिन चलिए हम दोनों ऑप्शन दो ऊपर हैं वो भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 बनना, तो ये कोशिका में होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अगर कोशिकीय श्वसन का परिभाषा पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 का बनना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की कि वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु O2 को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो ये आपका श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है, क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और श्वासोच्छ्वास को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, और
अगर हम बात करें ये ऑप्शन आपका 20 का ये सही है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। जो ग्लूकोज होता है वो किसमें, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। और यह बात करें ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहाँ पे होती है, तो आपको बता दूं ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है वो कोशिका के किस में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। किस में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको, किस में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका मैं अगला वीडियो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे कराऊंगा। यहाँ पे टॉपिक वाइज केवल बहुविकल्पीय रहेंगे।